तो आप लोगों का स्टूडेंट फिर से स्वागत है एक नए वीडियो रिवीजन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10 का एग्ज़ाम आ चुका है, 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो मैं सोचा कि एक क्लास में ही आप लोग का एक चैप्टर रिवीजन करा दें, जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसमें हम करेंगे स्टार्टिंग। पहला क्वेश्चन जो बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है, व्हाई अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। व्हाई अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में इक्वेशन लिखते हैं और इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। उसमें क्वेश्चन आता है व्हाई अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। तो इसमें काम की बात जो है वो काम की बात है। क्या है काम की बात? अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, should be balanced to satisfy the law of conservation of mass. What is that? Mass neither be created nor destroyed during a chemical reaction. Mass neither be created nor destroyed during a chemical reaction. Hence, total mass of the reaction should be equal to the total mass of the product. इसीलिए chemical reaction को हम बैलेंस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ये चीज है मैग्नीशियम रिबन। Why मैग्नीशियम रिबन should be cleaned before burning it? तो जब हम इसको जलाते हैं, कंबस्ट करते हैं, तो इसको क्या क्लीन क्यों करते हैं? Because when it reacts with air, ठीक है, when it reacts with air, it forms magnesium oxide layer और magnesium hydroxide layer over it, ठीक है। तो क्या बनता है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बना लेता है मैग्नीशियम के ऊपर, so that we use sandpaper. What? Sandpaper to remove the oxide and hydroxide for the easily combust of the magnesium. तो मैग्नीशियम को कंबस्ट करने के लिए हम क्या है सैंड पेपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है, हाउ वी कैन नो दैट ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमें कैसे मालूम चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? केमिकल reaction takes place due to the following observation. Due to the following observation. अब वो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन में कौन कौन आएंगे? जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ दी गैस, दूसरा आएगा इवोल्यूशन ऑफ दी हीट, प्रेसिपिटेशन फॉर्म, that is called as the PPT. Precipitation का मतलब क्या हुआ? Insoluble substance, that is denoted by arrow downward. Evolution of gas, that is denoted by arrow upward. ठीक है? Evolution of heat, change in color of the solution. सॉल्यूशन का कलर का चेंज होना, चेंज इन टेम्परेचर का चेंज होना, इससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट। तो ये सारे जो है आपके प्रोसेस, ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है, इन ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन शुड बी क्या है टेक्स प्लेस इन ए गिवन केमिकल रिएक्शन। जो भी हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं उसमें केमिकली रिएक्शन हो रहा है, ये बात कंफर्म करता है आपका केमिकल रिएक्शन को देखने के बाद। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये चीजें हमें पता चलता है। तो ये चीजें आने के बाद नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ वी कैन मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हाउ
वी कैन मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, दैट इज द मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसको क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, हाउ वी कैन मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हाउ वी कैन मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। पहला बात, हाउ वी कैन मेक ए केमिकल इक्वेशन more informative। How we can make a chemical equation more informative? Okay, chemical equation more informative। अब पहला बात, केमिकल इक्वेशन को हमको मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो कैसे? पहला, डिनोटेड और डिनोशन ऑफ स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो देते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ए गैसियस, ठीक है, बी लिक्विड, सी सॉलिड, डी लिक्विड। तो क्या हुआ? तो हमें स्टेट रिप्रेजेंट करने से हमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट में है। तो क्या हुआ? तो हम जब स्टेट को लिखते हैं तो एस एल डी एंड क्या बोलते हैं, एस एल जी एज वेल एज ए क्यू मतलब एक्वस। ए क्यू मीन्स एक्वस मतलब वाटर के अंदर रिएक्शन हो रहा है। तो ये स्टेट ऑफ दी सब्सटेंस पता चलता है केमिकल इक्वेशन को देखने से। दूसरा चीज होता है आपका सेकेंड, ठीक है, प्रेसिपिटेशन डिनोटेड बाय upward arrow sign। अपवर्ड एरो साइन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर एक केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन बनता है, क्या बनता है? प्रेसिपिटेशन होता है, तो उसमें एरो साइन ऊपर देते हैं, जैसे कि BaCl2 प्लस Na2SO4 which form BaSO4 precipitation, sorry, that is arrow, downward arrow sign denoted downward and form what? NaCl, form NaCl। तो downward arrow sign will be denoted, that is called the PPT, ठीक है। if next gas is evolved, then upward arrow दोनों बाहर निकल दोनों। तब से मैं तुम लोग को देख रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो आप लोग। Gas is evolved, then upward arrow sign will be given। मतलब जैसे कि एग्जांपल के देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो, क्या बनता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हुआ? दिस साइन इंडिकेट्स दैट गैस इज इवॉल्व्ड। क्या हुआ? गैस इज इवॉल्व्ड। पीपीटी मींस व्हाट? पीपीटी मींस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, जो कि सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, वो सब्सटेंस बना, इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म्ड, ये इंडिकेट करता है। आगे आते हैं, हीट इज absorbed then
it is denoted by डेल्टा साइन। क्या होता है? डेल्टा साइन। जैसे कि यहाँ पर देखिए, डेल्टा साइन इज डिनोटेड व्हिच रिप्रेजेंट व्हाट हीट इज गिवन टू दी इफ टेम्परेचर एंड pressure is represented above and below the chemical equation। जो केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं उसमें एबव और बिलो टेम्परेचर को डिनोट करते हैं। लेट इट बी, टेक द एग्जांपल, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस 373 केल्विन और प्रेशर 10 atm प्रेशर। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट करने से हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर में हो रहा है और इस प्रेशर में उसका रिएक्शन हो रहा है। तो ये चीजें रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाता है। इक्वेशन जो देखने से हमें पता चलेगा कि उसका स्टेट क्या है। दूसरा हमें पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस पीपीटी बन रहा है, इनसॉल्युबल बन रहा है, कौन सा सब्सटेंस गैस बन रहा है, कौन सा सब्सटेंस में क्या हो रहा है, आपका एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है रिएक्शन में, कौन सा एनर्जी इवॉल्व हो रहा है। इफ एनर्जी इज इवॉल्व देन इट इज क्या है, इफ एनर्जी is evolved then it is written on the right side how carbon plus oxygen form carbon dioxide plus energy, like this. It means that what energy has been evolved or released, which indicates that the exothermic reaction takes place. Here it means that the energy is absorbed, endothermic reaction takes place. तो ये सारे प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन is more informative by representation of like this। तो सारे एग्जाम्पल की जरूरत है क्योंकि एग्जाम्पल को लेकर आपका क्वेश्चन बन सकता है। एमसीक्यू में कोई भी एग्जाम्पल लेकर आपका क्वेश्चन आ सकता है। प्रेसिपिटेशन, गैसियस, हीट, इवॉल्व्ड, एब्जॉर्ब्ड, रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आपको बोल सकता है व्हिच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। 3 ऑप्शन दिया रहेगा सही और 1 ऑप्शन दिया रहेगा इनकरेक्ट। तो ये आपका रहा हाउ वी कैन मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करके हम केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम कर दे रहे हैं, उसको बैलेंस करके हम दिखा दे रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन को, डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जो दिखने में आपको डरावना लगता है उसको मैं करता हूं, ठीक है। जो देखने से आपको डर लगता है, अगर जो नहीं लिख पाता है तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है, एंड राइट इट आफ्टर दैट। तो आप जरा ध्यान से देखो, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में जब हम आते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जब होगा तो आपका देखिए पहला एक एग्जांपल लेना कैसे करते हैं। देखिए बुक के अनुसार अलग है, तो बुक के अनुसार जाएंगे तो लेंथी प्रोसेस में जाएंगे, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए BaCl2 प्लस Al2SO4 whole 3 form BaSO4 PPT प्लस AlCl3। केमिकल इक्वेशन को देख के डर लग रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन देखने में वो टिपिकल है, लेकिन देखिए कितना आसान है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कैसे करना है आपको। पहले देखिए कि मेटल जो है पहला, इसमें कितने मेटल है 2, यहाँ पे कितने हैं 1, तो उसको 2 को बैलेंस करिए, 2 डालिए। अब जिसको बैलेंस किया है ध्यान रखिए कैसे करना है, जिसको बैलेंस किया उसका दूसरे एलिमेंट को देखिए, तो दूसरा एलिमेंट को जब देखेंगे तो कितना हो गया 6, तो इधर में देखिए कितना है वो 2, तो वहां पे कितना डालेंगे 3, तो ये हो गया 6। जब इसको बैलेंस किए तो उसके साइड वाला दूसरे एलिमेंट को देखिए और आपको आसान हो जाएगा। 3 बैरियम है तो 3 डालिए। नाउ योर केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, नाउ योर केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड।
कोई टेंशन नहीं, जस्ट इन 10 सेकेंड यू कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, कोई टेंशन नहीं होगा, इजीली होगा इन ए सेकेंड। टू सेकेंड क्वेश्चन, C2H6 प्लस O2 फॉर्म CO2 प्लस H2O। जब इस तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शन आते हैं इसमें और ज्यादा टेंशन होता है बच्चों को, क्योंकि फ्रैक्शन में आता है इसलिए दिक्कत होती है। देखो जरा जल्दी कैसे होता है, 2 है कार्बन 2 डालो, हाँ एलिमेंटल फॉर्म को जैसे O2 N2 Na Cl जो आता है उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। एलिमेंटल फॉर्म को सबसे लास्ट में बैलेंस करो, जो ग्रुप में है उनको पहले बैलेंस करो, क्योंकि एलिमेंटल में जितना चाहो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए उसको सबसे बाहर निकालो। 2 हो गया, 6 कितना 3। अब ऑक्सीजन की नंबर देखते हैं, यहाँ पे क्या 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 प्लस 3 कितना हुआ 7, लेकिन यहाँ पे कितना है, क्या मल्टीप्लाई करें 7 होगा, तो 7 को मल्टीप्लाई 3 तो कर नहीं सकते, 3 2 जा 6 हुआ, 4 2 जा, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7/2, तो आ जाएगा आपका 7। लेकिन क्या फ्रैक्शन में रख सकते हैं, नहीं, इस 2 को हटाने के लिए होल मल्टीप्लाई क्या करोगे आप 2, इससे कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन ये हो गया आपका आसान, तो 2C2H6 plus 7O2 which forms 4CO2 plus 2 3 6 H2O. Now your equation is balanced. तो ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन इजीली आसानी से बन सकते हैं, और तो इक्वेशन आसान होते हैं, और जो भी इक्वेशन दिए रहेंगे वो सिंपल में रहेंगे। जो कॉम्प्लिकेटेड था मैंने आपको आसान तरीके से कैसे करना है हमने समझा दिया। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की जब बात करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जब हम आएंगे तो इसमें पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा होता है आपका, तो ये दो मेन 3 पढ़ते हैं, ठीक है, मेन 3 पढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे सर 3 क्यों बता रहे हैं, अभी लॉजिक पता चल जाएगा आपको। तो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन के अंदर 3 पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं पहले को थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और लास्ट वाला है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आते हैं तो ये भी 2 तरह के हैं, क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, double displacement reaction. Double displacement reaction is divided into 2 categories, that is what, neutralization reaction, neutralization reaction and precipitation reaction, precipitation reaction, reaction मतलब रिएक्शन। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिए न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में 2, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट डबल में 2 होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन मतलब 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन करता हो और वो क्या बनाता हो, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका एग्जांपल देता हूँ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज हो गया, क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हो गया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, MgO प्लस एनर्जी रिलीज हो गया। अच्छा एक बात आप सोच रहे हैं सर ये एनर्जी क्यों लिख रहे हैं, इससे मैं बताना ये चाहूंगा कि कहां पर एंडोथर्मिक हो रहा है और कहां पर एक्सोथर्मिक हो रहा है। तो ये एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को एक और नाम देते हैं, जिसको प्यार से एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में आपका क्या आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड ऑप्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फोर्थ ऑप्शन बोथ बी एंड सी, बोथ
बी एंड सी, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, जो कि यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन भी हो रहा है और एक्सोथर्मिक भी हो रहा है। तीसरा एक और टिपिकल चीज बताऊंगा, इसको पढ़ाने के बाद तुरंत बताता हूँ। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। हाँ, एक और याद रखिएगा, इनमें से सारे रिएक्शन, ऑल द रिएक्शंस आर ऑफ व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं? सभी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। सभी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आते हैं, एक्सेप्ट, दिमाग में रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट डबल, एक्सेप्ट क्वेश्चन में एक्सेप्शन है कौन, डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन नहीं आते हैं। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा सर क्यों, why double displacement is not, because there is no change in ion in both reactant and product, both reactant, barium का 2 plus 2, Cl का -3, इधर गया +3, 2 इधर गया -2, इधर देखिए बैरियम का कुछ नहीं, मतलब क्या +2, इधर सल्फेट का -2, इधर में 3 इधर गया +3, Cl का माइनस। आप देखिए इधर में जो चार्ज है उधर में भी सेम चार्ज, इधर में देखिए Cl माइनस, Cl माइनस, इधर में देखिए +3 सल्फेट -2, कोई चेंजेस आया? देयर इज नो चेंज इन द आयन, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ना लूज हो रहा है ना गेन हो रहा है। देयर इज नो चेंज इन आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी लूज और गेन नहीं हो रहा है, इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में। और सारे रिएक्शन में क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो ऑप्शन में क्वेश्चन क्या दे सकता है? अब यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे हो रहा है, देखिए यहाँ पर कार्बन का 0, यहाँ पे कितना हो गया +4, यहाँ पे देखिए क्या है 0, यहाँ पे क्या हो गया -2, तो क्या हुआ 0 से +4 गया, तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन, 0 से -2 गया रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंबाइंड टुगेदर कॉल्ड एज द व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन, ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है, मेनली आर कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शन, कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब जरा ध्यान से देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हम जब आएंगे तो इसका एग्जांपल हम ऊपर में देते हैं। ये भी इसका भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी किसके अंदर आता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आता है। और उसके अंदर कंडीशन क्या है, ध्यान में रखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका 3 है, तीनों का मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सीबीएसई एग्जाम देने जा रहे हो, बी प्रिपेयर्ड। क्या पहला, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, क्या बनेगा, एनर्जी, हीट एनर्जी दो, क्या बनेगा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड FeSO4, हीट करो क्या बनेगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट लीड नाइट्रेट, लीड PbNO3 लीड नाइट्रेट को हीट करो, क्या बनेगा लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों जो होते हैं एसिडिक की नेचर होते हैं, बोथ दी ऑक्साइड्स आर सल्फर डाई एंड ट्राइऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है ये फ्यूम्स बनाता है, क्या बनाता है, नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड जो होता है फ्यूम्स बनाता है। इससे क्वेश्चन XYZ का क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसमें ध्यान में रखना आपको इससे रिलेटेड। तो ये सारे के सारे कौन से हैं, थर्मल में आते हैं। किसमें आते हैं, थर्मल में। क्यों आते हैं, व्हाई थर्मल, देखिए अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म 2 or more than 2 product, a single reactant decomposed to form 2 or more than 2 product, which is called as the thermal decomposition reaction, because heat energy is involved, because heat energy is absorbed, क्योंकि थर्मल मतलब हीट होता है, थर्मल मतलब हीट होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और रही बात ये थर्मल को हम क्या कहते हैं, ये पूरे डिकम्पोजिशन को, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो सारे के सारे क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सभी के सभी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सभी के सभी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब दूसरा आ जाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक में, जैसे कि NaCl है, NaCl में इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या मिलता है Na+Cl2, क्या मिलता है Na+Cl2। वाटर में इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, क्या मिलता है H2 गैस प्लस O2 गैस। बैलेंस करोगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा,
What is the ratio of hydrogen gas and oxygen gas during the electrolysis of water? Electrolysis of water. So twice of oxygen. ऑक्सीजन जितना अमाउंट रिलीज होगा उसका डबल क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और याद रखिएगा ये सभी भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आते हैं। क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आते हैं। अब आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर होते हैं। मतलब उसके अंदर रिडक्शन भी होता है एंड ऑक्सीडेशन। व्हाट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन? अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, then it is called as the oxidation reaction. Reduction क्या होता है? A chemical equation in which oxygen is removed, hydrogen is added, and electron is gained. Then the reaction is called as the reduction reaction. अब जरा ध्यान दो यहाँ पे क्या हुआ, Na के चार्ज क्या है प्लस, Cl का माइनस, प्लस से क्या हो रहा है जीरो, तो प्लस से जीरो जा रहा है, क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। -1 से जीरो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लूज करना ऑक्सीडेशन। वही यार यहाँ पर देखो H प्लस O-2, यहाँ से जीरो गया और ये -2 गया, तो जीरो H प्लस से जीरो जाना क्या हुआ रिडक्शन, और -2 से जीरो जाना इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपका डिकम्पोजिशन में भी होता है। तो याद रखिएगा इसमें क्या कंडीशन है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है एंडोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ एंडोथर्मिक, क्या हुआ दूसरा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तीसरा बात क्या है, डिकम्पोज हो रहा है इसलिए थर्मल इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये तीनों रिएक्शन उसमें होते हैं। तो ऑप्शन में आ सकता है ABC, ऑल आर करेक्ट, मतलब ऑल दी एबव। क्या आ सकता है, ऑल दी एबव क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं आगे का टर्म, आपका ये खत्म हो गया, डिकम्पोजिशन में खत्म हो गया, बस बचा क्या, फोटोलिटिक की बात बचा। अब फोटोलिटिक में हम जब बात करते हैं तो फोटोलिटिक के अंदर की जब बात आएगी तो फोटोलिटिक में, फोटोलिटिक वाला यहाँ पे जो लिखा था लास्ट में, फोटोलिटिक का एग्जांपल एक दे दे रहा हूं मैं। फोटोलिटिक, तो फोटोलिटिक में AgCl एंड AgBr ये दो फेमस रिएक्शन है, जहां पर क्या चाहिए आपको, सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए रिएक्शन के लिए। तो सनलाइट देने पे क्या बनता है, Ag प्लस Cl2, Ag प्लस Br2, Ag प्लस Br2। तो यहाँ पे एक मिला Ag प्लस Cl2, दूसरा मिला Ag प्लस Br2। ध्यान में रखिए किसके वजह से ये हुआ डिकम्पोज, सनलाइट की वजह से, इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया, फोटो। फोटो मींस सनलाइट, सनलाइट, तो लाइट की वजह से हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A single reactant decompose to form two or more than two products because of sunlight. That's why it is called as the photolytic decomposition reaction. Photolytic decomposition reaction। अब जरा ध्यान से देखिए, +1 से 0, -1 से 0, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +1 से 0 जाना क्या हुआ रिडक्शन, एंड -1 से 0 जाना क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, तो एंडोथर्मिक, और ये रिएक्शन क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज एंडोथर्मिक भी हो गया, एंडोथर्मिक भी हो गया। तो एंडोथर्मिक, रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन इसके अंदर हो रहा है। मैं बता रहा हूँ बहुत, मैं बता रहा हूँ आपको कोई भी ऑप्शन गलत होने का चांस नहीं है, जितने अच्छे से हम बता रहे हैं। अच्छे से दिमाग में रखो सारी चीजें, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वो अच्छे से दिमाग में बातों को रखिए, आपका ये सारे रिएक्शन सही होंगे, कभी गलत नहीं होंगे। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में, सिंगल होता है डबल नहीं होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं होता है वो बातों को हम समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट में अंदर दो बात है, सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल में क्या होता है, a metal displaces, a metal high reactive metal displaces the less reactive metal, a high reactive metal displaces the less reactive metal। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो क्या हुआ, तो पोटेशियम है, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल स्मार्ट गोल्ड प्लीज।
क्या बता रहे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हर कॉल स्मार्ट गोट प्लीज। इस तरह से आप याद रख सकते हो। दिस इज द हाई रिएक्टिव मेटल, दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल। हाई रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल आपको इजीली याद रहेगा। हाई वो है पोटेशियम और लीस्ट गया प्लैटिनम। ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हर कॉल स्मार्ट गोट प्लीज। ठीक है। तो ये सबको डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन उसको ये सब कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन से। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल देता हूं डिस्प्लेसमेंट में। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे जिंक है, जिंक फेमस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ZnSO4 प्लस कॉपर, ZnSO4 प्लस कॉपर। तो क्या हुआ? जिंक Zn 0 से क्या बन गया? +2 बन गया, एंड ये +2 से क्या हो गया? 0 बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? 0 से +2 जाना क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब +2 से 0 जाना क्या हुआ? रिडक्शन। तो याद रखिए 0 से +2 जाना ऑक्सीडेशन और +2 से 0 जाना क्या हो गया? रिडक्शन। क्लियर? अब जरा ध्यान देते, इसका मतलब इसके अंदर क्या हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। तो सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट जितने भी हैं वो सभी क्या हैं? रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, लेकिन ये इट में भी एंडोथर्मिक, इट में भी एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि ये एंडोथर्मिक ही होगा। तो ध्यान रखिए, इसमें कोई भी हो सकता है, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन फिक्स है इसका। अब जरा ध्यान से, जिंक क्या है? जिंक आप जरा ध्यान से देखो, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक डिस्प्लेस किया कॉपर को। तो ये है आपको रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो आपके दिमाग में रहना चाहिए फॉर सॉल्विंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस किया क्योंकि हाई रिएक्टिव है। गेम खेलते हो ना फुटबॉल में, तो फुटबॉल में एक प्लेयर क्या होता है? घायल हो गया या कमजोर हो गया या थक जाता है, तो क्या करता है? रेफरी टाइम आउट लेता है और कहता है कि क्या करेंगे? एक्सचेंज, सब्स्टिट्यूट करेंगे। वही चीजें यहाँ पर भी हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूट करता है, अच्छे वाले प्लेयर को अंदर भेजता है और घायल या जो थक गया है उस प्लेयर को बाहर निकालता है। तो ये यही यहाँ पर है। हाई रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, हाई रिएक्टिव अंदर जाता है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि एक ही मेटल आयन जा रहा है, दूसरा मेटल आयन को डिस्प्लेस कर रहा है। ध्यान में रखिए। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए AgCl, AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है। तो ये क्या बनाया? AgCl बनाया प्लस NaNO3 बनाया, NaNO3 बनाया, AgCl प्लस NaNO3 बनाया। तो AgCl क्या बनाता है? PPT बना लिया। PPT का मतलब प्रेसिपिटेट बना लिया, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपका फॉर्म हो गया। तो इसकी वजह से ये क्या? PPT प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो गया, कहता है PPT फॉर्म। ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ? Ag प्लस था, यहाँ पर भी Ag प्लस है, NO3 माइनस था, NO3 माइनस है, Na प्लस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, Cl माइनस है। तो देयर इज नो चेंज इन आयन, टू डिफरेंट आयन, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका मेटल इधर आया, इसका मेटल उधर गया, तो दैट्स व्हाई टू डिफरेंट आयंस एक्सचेंज विद ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है इसमें, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन आयन और लूज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। That's why this question can be asked in assertion and reason question। आपके assertion reason के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is called as the also called as the precipitation reaction, but सेकेंड ऑप्शन में देगा, ठीक है, कि सेकेंड ऑप्शन में देगा डबल डिस्प्लेसमेंट also called as the redox reaction। तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका रीजन गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत होगा, रीजन भी गलत होगा। तो याद रखिए ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे करके क्वेश्चन में। तो आपका ये सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया है। अब एक चीज बताना बाकी रह गया है, क्या? कि जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें जैसे कि मान लीजिए ये वाला रिडॉक्स रिएक्शन हमने समझाया। इस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर इसमें पूछेगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, सब्सटेंस
ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रेड्यूस, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या पूछेगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रेड्यूस। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 0 से +2 गया, 0 से +2 गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और +2 से 0 गया तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो हमने क्या बताया था, चीजें दिमाग में याद रखिएगा जिसमें ऑक्सीडेशन होता हो, जब ये चीजें आप पहचान गए तो ऑटोमेटिकली सारा चीज आसान हो जाएगा। तो जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर वो सब्सटेंस क्या होता है, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वही रेड्यूसिंग एजेंट होता है, वही रेड्यूसिंग एजेंट होता है। जिस सब्सटेंस के अंदर रिडक्शन होता है वो सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस रेड्यूस्ड होता है, सब्सटेंस रेड्यूस्ड होता है, और रेड्यूस्ड सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस रेड्यूस्ड होता है और रेड्यूस्ड सब्सटेंस होता है। जो सब्सटेंस रेड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। टेक द एग्जांपल, मान लीजिए बाबू साहब को मैंने क्या किया, मैंने इनसे पैसा उधार लिया, तो ये पैसा हमको दिए, ठीक है, मैं बिजनेसमैन बड़ा करोड़पति बन गया, लेकिन ये बेचारे गरीब हो गए, ठीक है, तो ये गरीब हो गए, देने की वजह से ये गरीब बन गए। अब मैं अमीर बन गया, लेकिन अमीर बनाने वाला कौन, ये, और इनको गरीब बनाने वाला कौन, मैं। बात समझ में आया। तो ऑक्सीडाइज जो होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रेड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सेम केस यहाँ पर, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वही रेड्यूसिंग एजेंट होता है, जो सब्सटेंस रेड्यूस्ड होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देयर इज नो आंसर इन द प्रोडक्ट, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग दैट आंसर प्रोडक्ट में नहीं होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रेड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। कोई भी क्वेश्चन का आंसर जब पूछा जाए वो सारे आंसर हमेशा क्या होते हैं, रिएक्टेंट नहीं होते हैं। मैंने फिर एक बार बोलता हूँ, जिसमें ऑक्सीडेशन हो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज उसी को रेड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जिसमें रिडक्शन हो सब्सटेंस रेड्यूस, और रेड्यूस्ड सब्सटेंस दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन फिनिश हुआ। नेक्स्ट आता है आपका एग्जांपल इन आवर डेली लाइफ ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में दो इंपॉर्टेंट टर्म आप है, एक है कोरोजन, एक है कोरोजन, और दूसरा है आपका रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। तो इसके हम कोरोजन और रेंसिडिटी के कुछ एग्जांपल को हम डिस्कस कर दे रहे हैं। कोरोजन में आपका मेन होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, tarnishing of silver, tarnishing of silver, that is also called as the tarnishing of silver, that is also called as the blackening of silver, green coating over copper, green coating over copper, over copper, ठीक है। रेंसिडिटी, अब ध्यान में रखें, रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर जब बात करते हैं, जब हम बात करेंगे किसके अंदर, रेंसिडिटी, इसके अंदर रेंसिडिटी के अंदर, तो रेंसिडिटी में आपका, उससे छोड़िए पहले कोरोजन का डिस्कस कर लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन में तो आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मॉइस्चर, एक्स मॉलिक्यूल। वी डोंट नो व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एयर, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए हमें मालूम नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पर एक्स वाटर मॉलिक्यूल ले लिए, आयरन ऑक्साइड Fe2O3.XH2O, which is called as the brown color substance form, that is the brown color substance form, that is called the rust, and the phenomena is called as the rusting of iron। उसी को क्या कहते हैं, rusting of iron। उसी तरह से सिल्वर AgH2S के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड फॉर्म Ag2S प्लस हाइड्रोजन गैस which is black in color, that is called as the tarnish। इसी को कहते हैं tarnish, ठीक है, tarnish, that is tarnishing of silver, phenomena is called as the what, tarnishing of silver। तो सिल्वर बहुत दिन तक रख दीजिए, 6 महीने साल भर, तो उस पर थोड़ा क्या होता है, उसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, एंड क्या होता है, ब्लैक इन कलर अपीयर हो जाता है। तो जिसके वजह से फिर उसको लेके जाते हैं लोग, स्पेशली फीमेल लोग दुकानों में लेके आते हैं, उसको धुलवा कर लेके आते हैं, या डिटर्जेंट या सोप में खुद घर में उसको साफ करते हैं, ठीक है। अब ध्यान में रखिए, तीसरा आपका थर्ड है ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर। कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो दैट इज कॉल्ड एज द मॉइस्ट एयर। इसी को क्या कहते हैं? मॉइस्ट एयर। क्या कहते हैं? मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब ये होता है जिसमें वाटर अवेलेबल हो, मॉइस्ट एयर। और इस मॉइस्ट एयर से वजह से कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, और इसका कलर क्या होता है? ग्रीन इन कलर। दैट्स व्हाई दिस कलर इज द ग्रीन कोटिंग। इसका कोट मतलब जो कॉपर है उसके ऊपर जो कोटिंग होता है वो क्या होता है? ग्रीन कलर का कॉपर का कोटिंग हो जाता है, और इसी को कहते हैं ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर। ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर, और ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर को ही कहते हैं बेसिक। ये बेस है, क्या है? बेस है, इसीलिए इसका नाम क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो याद रखिएगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट इसको कहते हैं, ध्यान में रखिए। यहाँ पे ये कोरोजन के एग्जांपल थे, लेकिन इससे रिलेटेड एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बहुत अच्छी क्वेश्चन है जो सबका लगभग डाउट हो जाता है कि इन द केस ऑफ एल्युमिनियम, इन द केस ऑफ एल्युमिनियम कोरोजन इज बेनिफिशियल। कोरोजन इज बेनिफिशियल, बेनिफिशियल किसके केस में? इन द केस ऑफ एल्युमिनियम बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर ओवर इट व्हिच प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर रस्टिंग और फर्दर कोरोजन। तो एल्युमिनियम को फर्दर कोरोजन होने से बचाता है, फर्दर कोरोजन होने से बचाता है। और यहाँ पे कोरोजन हम क्या करते हैं? कोरोजन क्या कहते हैं कि वेस्टफुल सब्सटेंस बनाता है, लेकिन यहाँ पे कोरोजन उसको प्रोटेक्शन देता है, इसीलिए वो क्या होता है? हमारे लिए कोरोजन बेनिफिशियल होता है। इसीलिए आप क्या होता है देखते होंगे, खाना को जो होता है एल्युमिनियम फॉइल में पैक करके देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर बना लेता है, जिससे कि आपका खाना स्पॉइल नहीं होता है, फर्दर वो कोरोजन नहीं होता, इसलिए आपका खाना को स्पॉइल होने भी नहीं देता है। तो एल्युमिनियम इन द केस ऑफ एल्युमिनियम एज वेल एज बेरिलियम, एज वेल एज बेरिलियम, एज वेल एज मैग्नीशियम, ये सारे जो केस हैं आपका कोरोजन होता है। लेकिन इनके कोरोजन में क्या है? बेनिफिट क्या है? इनके कोरोजन से बेनिफिट ये है कि फर्दर कोरोजन नहीं होता है, वो क्या होता है? वो उसका वाल प्रोटेक्शन देने लगता है, इसी को कहते हैं ऑटो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। क्या टर्म इस्तेमाल होता है इन तीनों के लिए? दैट इज कॉल्ड द ऑटो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। ऑटो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ये एक स्पेशल टर्म दे रहा हूं, हो सकता है सीबीएसई डाल दे क्वेश्चन। ऑटो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्या है? विच एलिमेंट शो ऑटो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, और विच एलिमेंट विल नॉट शो ऑटो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कोरोजन को केस में। आते हैं लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का, दैट इज द रेंसिडिटी। दैट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड। आपके घर में जो खाना बनता है, खाना मम्मी लोग बनाती है, ऑयली सब्सटेंस भाई जैसे चिकन हुआ, मटन हुआ, बनता है ऑयली एंड फैटी, पूरा ऑयल डालते हैं, फैट होता है। इवन स्पेशली मटन जब बनता है तो वो तो बहुत अच्छा खासा पूरा फैट होता है, चर्बी होती है। तो ऑयली एंड फैटी फूड का ऑक्सीडेशन होना और उसकी वजह से जो प्यारा स्मेल आता है, सुगंध वाला स्मेल आता है, क्या सुगंध वाला? नहीं नहीं, सुगंध वाला नहीं, उसको बोलते हैं फॉल स्मेल। गंदा स्मेल महकता है और टेस्ट प्यारा प्यारा टेस्ट देता है। प्यारा प्यारा टेस्ट देता है? नहीं नहीं, प्यारा टेस्ट नहीं, बैड टेस्ट देता है। क्या देता है? बैड टेस्ट देता है। तो फॉल स्मेल एंड बैड टेस्ट, जिसकी वजह से खट्टापन आ जाता है और वो खाना खराब हो जाता है। अगर इफ यू टेक दैट फूड, अगर आप खाना खाते हैं तो आपको इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको इंटरनल एलिमेंट्री प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। तो रेंसिडिटी क्या है? इट द क्या है? oxidation of oily and fatty food so that we get foul smell and bad taste, that is called as the rancidity। इस रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या उपाय है? बचने के लिए उपाय है फ्रीजिंग करिए, ठीक है, या बॉयल करिए। दूसरा क्या है? आपको इसमें जैसे नमक मिलाकर, जैसे मछली को स्टोर करते हैं, फिश को स्टोर करते हैं, बर्फ के अंदर सिल्ली में डालकर उसको स्टोर करके रखते हैं, 3 दिन 4 दिन लाकर बेचते हैं मार्केट में लोग, लेकिन लोग उसी को खरीदते हैं। मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा कि वो ऐसा चीज़ों को खरीदें, आप जिंदा मछली को खरीदें तो अच्छा रहेगा आपके फैमिली और आपके लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा बहुत सारे बैक्टीरिया फिर भी अटैक कर दिए रहते हैं।
तो उसमें डिकम्पोजिशन होने लगा रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है क्योंकि मछली भी महकती है और वो भी महकता है, तो इसलिए पता नहीं चलता, उसके साथ में खा लेते हैं। और कुछ लोग तो सूखा माछो, भाई कितना बात है, सूखा माछो खाने के बाद तो पूरा पूरा मोहल्ला महकता है। जिसके घर में सूखा माछ बन गया, फिर सूखा मतलब सूखा सूखा वाला मछली जो होती है, जो सुखा कर बेचते हैं, 1 साल 6 साल सुखा 6 महीना, 1 साल 6 महीना सुखाते हैं फिर बेचते हैं, और वो जो बनता है तो पूरे एरिया में महक हो जाती है। ठीक है, तो अब रही बात रेंसिडिटी से बचने के लिए सबसे बेटर होता है, जैसे कि आजकल जो पैकेट में खाना बेचते हैं जैसे कि चिप्स, उसमें क्या रहते हैं, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज नॉन रिएक्टिव, इट इज इनर्ट टू दी फूड, ऑयल एंड फैट के साथ इनर्ट होता है, रिएक्शन नहीं करता है उससे, इसीलिए नाइट्रोजन गैस को फ्लश करते हैं चिप्स पैकेट में। दूसरी बात आते हैं खाना को केमिकल क्या यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम that the BHT, butylated hydroxytoluene and butylated hydroxyaniline, दो केमिकल है, एक है BHT, दूसरा है BHA। ये दो केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, butylated hydroxytoluene and butylated hydroxyaniline। This is the organic compound which is used to protect the food from rancidity। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपका जो आपके शहर में दूध होता है, दूध तो आता है, सोचिए दूध गांव से कलेक्ट होके आता है, आज कलेक्ट होता है, अगले दिन वो पैकिंग होती है, नेक्स्ट डे थर्ड डे में आपके घर पहुंचता है, तो 3 दिन दूध कैसे रहा। आप घर 1 दिन का दूध लेके आइए, आज गाय भैंस दूध दी है और उसको लेकर आइए घर पे, आप देखिएगा 24 घंटे के बाद अगर यूज करते हैं तो वो दूध खराब हो गया। लेकिन ये दूध लाया बंदे ने आज, कल उसका प्रोसेसिंग हुआ, पैकिंग हुआ रात में, उसके अगले दिन तीसरे दिन थर्ड डे आपको डिलीवर हुआ, और आप भी 24 घंटे तक रखे और यूज किए। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये 3 दिन 72 घंटे या उससे भी ज्यादा 96 आवर्स कैसे, हाउ, बिकॉज दे आर यूजिंग बेकिंग सोडा, because they are using baking soda or chemical substance to prevent from the formation of lactic acid। लैक्टिक एसिड बनने से रोकने के लिए वो यूज करते हैं, और जिसकी वजह से दूध खराब नहीं होता है और लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म यूज में हमारे लिए भी हानिकारक है। अगर लॉन्ग टर्म हम यूज करते हैं ऐसे चीजों को तो वो हमारे लिए भी नुकसानदेह है। प्लीज सिक्योर योर लाइफ एज वेल एज योर फैमिली लाइफ। ठीक है, अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ाई के साथ साथ आप अपना पढ़ाई का योगदान आपकी फैमिली के लिए भी कीजिए, और केमिकल सब्सटेंस जो वेस्ट जो मिलाए जाते हैं उन सब चीज़ों से बचिए, और कोशिश करिए कि जो दूध डायरेक्ट गाय भैंस दे रही है वहाँ से लाने की कोशिश करिए। ठीक है, ऐसी चीज़ों से बचिए। लेकिन शहर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, सब लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबके घर के आसपास भैंस नहीं है, तो इसीलिए आपकी मर्जी है, लेकिन ये हम अच्छा एडवाइस आपको करेंगे। जो भी हो, पढ़ाई अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड प्लीज शेयर विथ अदर्स। थैंक्स ए लॉट।